पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी जोड़ तोड़ का मरहला बिल्कुल उरूज पे है। मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं। इस्लामाबाद इसका गढ़ बन चुका है। कुछ मुलाकातें लाहौर में हुई, आइंदा भी होंगी, लेकिन जो हतमी फैसले होने हैं वो लाहौर में होने हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन वो आज अपनी CEC का इजलास इस्लामाबाद में कर रहे हैं, जो कि आज शाम को होगा, शाम 7 बजे। उसमें फ़ैसला करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के साथ किन बुनियादों पे, किन शर्तों पे, किन टर्म्स पे हुकूमत में जाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी इस बात पे इसरार कर रही है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो, जबकि मुस्लिम लीग नून का इसरार है कि कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के पास सीटें हैं वो PMLN है। सो ये हक बनता है मुस्लिम लीग नून का कि वज़ीर आज़म उनका हो। आज एक पावर शेयरिंग का फार्मूला वो भी मंजर आम पे आया और उस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत टर्म डिवाइड की जा सकती है। जो 5 साल हैं, एक टर्म, पहली टर्म जो है 2-2.5 साल की, 3 साल की, उस पार्टी को दी जाए जिसके वोट ज़्यादा हैं, वो अपना वज़ीर आज़म बना ले। और फिर जो बाकी के 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, वो उस पार्टी को दी जाए जो कि पावर शेयरिंग में शरीक हो और उनका वज़ीर आज़म आ जाए। ये पावर शेयरिंग फार्मूला कितना चल सकता है, कितना कामयाब हो सकता है, और क्या इसका मतलब ये होगा कि मुल्क में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगा? क्या ये समझा जाए, क्या इस पावर शेयरिंग फार्मूले से मुल्क में एक नई जमहूरी बुनियाद का आगाज़ हो जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका दावा था कि वो हुकूमत साजी कर सकती है, लेकिन अब उसने ऐलान कर दिया है, बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि PTI के पास आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि हिमायत याफ्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके पास नंबर्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अच्छे खासे नंबर्स हैं, जहाँ पर वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है। तो खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल क्या होगा? सिंध में पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बनाने जा रही है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का ये हाल है, लेकिन बलोचिस्तान में आके गेम एक बार फिर फंस जाती है और बलोचिस्तान के मामले को ही लेके पीपल्स पार्टी विफाक में नून लीग के साथ बारगेन करना चाहती है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। इसके अलावा एक और अहम टॉपिक, एक और अहम चीज़ आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और वो ये कि जो आदाद शुमार हमने इकट्ठे किए हैं, जो हमने ब्रेक डाउन किया है, इस वक्त तक वाज़ेह हो रहा है कि किसके पास कितने वोट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए, जिनको हिमायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके अलावा दीगर आज़ाद उम्मीदवार, उनको मिले हैं 17 मिलियन वोट्स पूरे पाकिस्तान से। और इनके अलावा जो दीगर जमातें हैं जिनकी अक्सरियत इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ कर रही है, उनको मिले हैं 43.5 मिलियन वोट्स। तो ये फिगर्स अपने अंदर भी बहुत कुछ बताते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से कुछ सवालात करेंगे। नून लीग के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं साबिका कई हुकूमतों में, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और क्या मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल है ये फार्मूला कि पावर शेयरिंग की जाए, टर्म डिवाइड कर ली जाए, आधी आधी टर्म, पहले किसी और का प्राइम मिनिस्टर हो, फिर किसी और का प्राइम मिनिस्टर हो? अभी तो इसके ऊपर हतमी फैसले नहीं हुए, सियासत मुमकिनात का खेल है। लेकिन हमारे सामने एक तजर्बा इस किस्म का आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं। बलोचिस्तान की हुकूमत में 2013 से 18 के दरमियान किया गया था, जिसमें पहली आधी टर्म जो है वो नेशनल पार्टी के डॉक्टर मालिक को दी गई थी। उसके बाद फिर आधी टर्म जो है उस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे जनाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो बने थे, लेकिन वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ था। तो हमारी नज़र में बेहतर यही होगा कि बार्गेन ये है कि अगर एक पार्टी वज़ीर आज़म बनती है तो दूसरी जमात को सदर और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर मिलना चाहिए, या जो और कोलिशंस हैं उनका कोई एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास तो पाकिस्तान की मुकम्मल एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सदारत का ओहदा है, स्पीकर का ओहदा है और चेयरमैन सेनेट का ओहदा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको सामने रख कर ही एक फैसला किया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले पे बड़ी रिजिड है और बड़ा, आप ये कह लें कि दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड, दे आर नॉट
बैकिंग डाउन फ्रॉम द डिमांड कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो थे, तो बिलावल भुट्टो को ही वज़ीर आज़म होना चाहिए। सो मच सो कि वो कह रहे हैं कि हम आपको वोट दे देंगे वज़ीर आज़म के लिए, नून लीग को, लेकिन फिर हम जाके अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएंगे। देखिए, वज़ीर आज़म का तो मैंडेट उनके पास काफ़ी कमज़ोर है इस लिहाज से। अगर वो कोalition की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो उनको ज़ाहिर है फिर इस मामले में जो दूसरे, जिस तरह मैंने ओहदों का नाम लिया, सदर मुमलिकत का ओहदा है, स्पीकर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ सूबों में सूरत हाल है, तो लिहाजा ये एक थोड़ी सी पेचीदा मुज़ाकरात हैं जिनमें ये सब चीज़ें बैक वक्त सामने रखी जाएंगी। लेकिन मुझे एतमाद है कि, और तवक्को भी है कि दोनों जमातों में बड़े सीनियर और सीजन लोग मौजूद हैं, वो इसका कोई हल निकाल लेंगे। असल में तो एक ऐसी हुकूमत कायम करनी है, इक़्तिदार जिसके हाथ में भी जाए, जो कि फिर आइंदा 5 साल मुस्तहकम तरीके से पाकिस्तान के मामलात को हल कर सके। तो पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी सामने रखना, और इसलिए सियासी इस्तेहकाम की नज़र से अगर हम देखते हैं तो वो जो आधी आधी टर्म वाला फार्मूला है वो कोई इतना सूदमंद नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है वो कोई इतना सूदमंद नहीं साबित होगा, तो फिर दूसरी सूरत जो इस वक्त तक बन रही है वो यही है कि पीपल्स पार्टी आपको वोट देके अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाए। तो अगर ये सूरत हाल बनती है फिर आपको बड़ी टफ अपोजिशन मिलेगी, और इसके अगर आपको पीपल्स पार्टी वोट देती है वज़ीर आज़म के लिए विफाक में, तो फिर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने दी जाएगी, जो कि आपके ही फार्मूले के तहत कि जिसकी सीटें ज़्यादा हैं, तो फिर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं। जी, तो फिर हम सबको बहरहाल कोई भी जो मुज़ाकरात हैं वो जितने भी पेचीदा के किसी न किसी बुनियादी असूल पर ही बनना है। तो अगर ये असूल तय किया जाता है कि जी जिस जमात की सबसे बड़ी तादाद है, प्लूरलिटी है, अगर मेजॉरिटी नहीं है, तो उसको पहले ये हक दिया जाए कि वो हुकूमत साजी करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें जो कोई कोalition है, इसमें जो उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन दोनों जमातों में, मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में आगे मिलकर जो चलने पर इत्तफाक है, और वो जो इत्तफाक है वही बुनियाद पड़ेगा कि बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बनती है और वफाक में किसकी हुकूमत बनती है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार अब कौन है? इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन कैंपेन तो की नवाज शरीफ के नाम पे, लेकिन अभी क्या सोच तब्दील हो रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर? क्या शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं? जी, हो सकते हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला तो पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, जब अभी आने वाले दिनों में पहली उसकी मीटिंग्स होंगी, तो सेंटर में भी और पंजाब में भी जो मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टीज ये फैसला करेंगी कि हमारे हतमी उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो रैंक एंड फाइल है और कारकुन है, उनकी तो यही ख्वाहिश है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही वजीर आज़म के उम्मीदवार हों। लेकिन आपने कहा कि शहबाज शरीफ हो सकते हैं, सो अगर शहबाज शरीफ बनते हैं वज़ीर आज़म, तो फिर नवाज शरीफ का स्टेटस क्या होगा? जी, वो एक सीनियर स्टेट्समैन के तौर पे वहाँ मौजूद होंगे कौमी असेंबली में, और पार्टी को गाइड करेंगे। पार्टी को पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ही है, ज़्यादा पंजाब में भी जो गाइडेंस है वो नवाज शरीफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त उनसे ज़्यादा तो कोई तजर्बाकार स्टेट्समैन मौजूद नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि ये वो फार्मूला बन सकता है जो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का था? जी, बिल्कुल हो सकता है कि आखिर पंजाब को चलाना भी कोई आसान नहीं है। दुनिया के गालिबन 100 मुल्कों से बड़ा सिर्फ सूबा पंजाब है आबादी के लिहाज से, लिहाजा वहाँ भी बहुत सारा पेचीदा और जो चैलेंजेस उठे हैं इस दफ़ा, ये जो आज़ाद उम्मीदवारों का, इस बात हमें अभी अलहदा करना है कि जो आज़ाद उम्मीदवारों के 170 मिलियन वोट, 17 मिलियन वोट हैं, उनमें से कितने जो हैं वो एक जमात के हैं और कितने, क्योंकि हमें ये भी एक, अगर आप तज्जिया करेंगे माशाल्लाह, और आपका स्टाफ और चैनल तज्जिया करता है, हर इंतखाबात के बाद कौमी असेंबली में हमने देखा है कि 20 से 40 के दरमियान इंडिपेंडेंट्स रूटीनली आते हैं। तो लिहाजा तमाम इंडिपेंडेंट्स को एक जमात की तरफ डाल देना ये भी दुरुस्त नहीं होगा। तो इसका भी फैसला जो है आने वाले दिनों में होगा कि एग्जैक्टली जो वाकई इंडिपेंडेंट्स है वो कौन थे, एक जमात की हमदर्दी रखने वाले लोग कौन है। अच्छा, और सीएम पंजाब कौन होगा? मुमकिन तौर पे इस वक्त मरियम नवाज फेवरेट हैं पीएमएलएन के अंदर भी, और अगर बात की नून के बाहर भी इस वक्त नहीं, इस वक्त तो जो से हम कह सकते हैं लीडिंग कैंडिडेट वही हैं, लेकिन हतमी फैसला, इसलिए मैंने कहा कि जब पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी मिलेगी
और उसमें जब मुशावरत होगी तो तभी हतमी एक नाम बाहर आएगा। और अगर कोई रुकावट आती है मरियम नवाज साहिबा के नाम पे तो फिर सेकंड चॉइस कौन हो सकता है सीएम पंजाब के लिए? जी वो कोई इस वक्त कोई वाज़े नाम हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन पार्टी में बहुत सीनियर मेंबरान सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, वो सब कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की ख्वाहिश यही होगी कि मरियम नवाज साहिबा ही हों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि आज उनका इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे, जबकि आपका CEC का इजलास भी आज हो रहा है। पीपल्स पार्टी का झुकाव किस तरफ है? एक तो फार्मूला ये भी पावर शेयरिंग का सामने आ रहा है कि हाफ एंड हाफ टर्म के लिए पहले एक पार्टी का फिर दूसरी पार्टी का, ये पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल है? और अगर ऐसा है तो कौन सी टर्म आप लेना चाहेंगे, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। CEC की आज मीटिंग हो रही है और इसमें ही फैसला होना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और ये तो एक रूमर्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये वो। अच्छा, ये रूमर्स हैं, ये मतलब मुसद्दिका इत्तलात नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। और CEC में जो है वो आज ब्रीफ करना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने CEC को। अच्छा, पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता क्या ये प्रपोज हुआ है पावर शेयरिंग का ये फार्मूला हाफ एंड हाफ टर्म? देखिए, अभी CEC में चीज पुट अप होनी है और उस पर डिसीजन होना है। ये नहीं, तो आपको प्रपोज हुआ ये फार्मूला? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है ऑफिशियली। जब ऑफिशियली CEC में पुट अप होगा तो उसके बाद इसके ऊपर डिबेट होगी और उसके ऊपर फैसला होगा कि क्या हमने करना है। फिलहाल ऐसी चीज नहीं हुई। होगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करेंगे और तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड पीपल्स पार्टी इज एडमेंट कि आपकी तरफ से बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म होंगे, इससे कम किसी चीज पे आप लोग बार्गेन नहीं कर सकते? डेफिनेटली हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और मेरी तो ज़ाती एक तजवीज़ भी थी जो मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पुट अप की थी कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिलती तो अच्छी बात है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं और हम अपोजिशन में बैठ कर ही आवाम की खिदमत करें और जो है हम उस पर जो है कोई और कम्प्रोमाइज़ ना करें। और क्योंकि हमें सिंध में जो है वो हुकूमत मिलनी है, सिंध में भी हुकूमत होगी और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इत्तेहादी जमात सर मिलकर हुकूमत। यानी कि आपको जो प्रेसिडेंसी की खबरें आ रही हैं कि आप प्रेसिडेंसी ले लें, उसके अलावा चेयरमैन सेनेट ले लें, स्पीकर कौमी असेंबली ले लें, बलूचिस्तान में CMशिप ले लें, ये चीज़ें कबूल नहीं होंगी। पीपल्स पार्टी जो है इस बात पे ये भी CEC ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये CEC जब फैसला करेगी तो उसके ऊपर सारा कुछ जो है चीज़ें अब आई हुई हैं। CEC ने फैसला करना है कि हमने कौन सी चीजें लेनी है कौन सी नहीं लेनी। CEC आखिरी फोरम है, CEC फैसला करेगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी राय क्या होनी चाहिए, आपकी राय क्या होगी? आपने पहले बता तो दिया, लेकिन अगर वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ के बाकी ओहदे मिल जाते हैं तो क्या ये काबिल कबूल बार्गेन होनी चाहिए आपके नज़दीक? देखें, ये तो देखते हैं कि बाकी कौन से होते हैं। अब अगर आप कहते हैं सिर्फ प्रेसिडेंटशिप मिलनी है और बाकी चीजें नहीं हैं तो अब ये मेरा अपनी जाती राय है कि हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसे मकाम पे ऐसी सीटें उनके पास मौजूद हैं कि वो एक मेन रोल प्ले कर सकती है। जो भी हुकूमत बनाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकता। तो लिहाजा हमारी ये होगी कि या तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हो जो CEC ने ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ था, या फिर हम अपोजिशन में बैठकर आवाम की खिदमत करेंगे। ठीक है, लेकिन वोट आप वज़ीर आज़म का फिर दे देंगे आप नून लीग को? देखिए, हमें यही प्रपोज किया हुआ है कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म बनाएं। CEC ने यही प्रपोज किया हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं होता, बार्गेन नहीं, आपकी बेल मुंडे नहीं चढ़ती, तो फिर आप नून लीग को वज़ारत उस्मा का वोट दे सकते हैं कम अज़ कम? ये तो CEC ने डिसाइड करना। मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन CEC ने डिसाइड करना। ठीक है। और बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या बन रही है? बिकॉज बलूचिस्तान में JUIF से मेरी बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी वहाँ पर तो हम खुद CMशिप के उम्मीदवार हैं। सो अगर नून वहाँ पे JUIF को बिकॉज मौलाना से रब्ता भी कर रही है मुस्तकिल, सो बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की सूरत हाल क्या है CMशिप के लिए, हुकूमत के लिए? देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस वक्त और दूसरी जमातें भी, हम इसलिए हम ये कह रहे हैं जैसे पंजाब में हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पार्टी PMLN है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जमातें बलूचिस्तान में सपोर्ट करेंगे। तो क्या ये पीपल्स पार्टी की CEC आज रात तक फैसला कर लेगी या इसके बाद भी कुछ मजीद इजलास की आपको जरूरत पड़ सकती है? होपफुली आज हो जाएगा, अगर न हुआ तो फिर बाद में भी CEC हो सकती है। इसमें जो हो रहा है CEC को एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आज हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और जमात इस्लामी JUIF से बात करेंगे हुकूमत साजी के मामला पे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन के नताइज आने के बाद अब हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़, हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो पूरे उरूज पर पहुंच चुका है और ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि चारों सूबों में हुकूमत साजी की सूरत हाल क्या होगी, इसकी चीज़ें भी जो है वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही हैं और प्रोविंसेस इंटरकनेक्टेड हैं विफाक के साथ, ना सिर्फ इंतज़ामी एतबार से बल्कि अभी जो हुकूमतें बननी हैं उसमें सिचुएशन ऐसे है कि MQM की ज़रूरत पड़ रही है, मुस्लिम लीग नून को विफाक के अंदर, बलूचिस्तान में ज़रूरत पड़ रही है JUIF की, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता वाज़े अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा में अकेले हुकूमत बना सकती है, लेकिन पार्टी के लोग मौजूद नहीं है, पार्टी खुद मौजूद नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो किस पार्टी में जम होना है उनको, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो इन्हीं तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए इस सेगमेंट में हम प्रोग्राम की बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत साहब, जिन्होंने अभी ही बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन जीता है एक बहुत बड़ी लीड के साथ। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब JUIF के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। शेर अफजल मरवत साहब, एक तो मुबारक आपको जीतने पे, आप पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप जीते हैं। लेकिन ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आपको जमात की ज़रूरत है, तो फैसला हुआ है कि किस जमात में जम होना है या आप लोगों ने आज़ाद रहना है? ऑब्वियसली जमात में जम होंगे और गालिबन ये फैसला खान साहब कल तक कर लेंगे। ये किस जमात में PTI ने जम होना है? हमारे पास PTI के आज़ाद उम्मीदवार, ये ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? जमात इस्लामी है, ठीक, हमारी जो वादतुल मुस्लिमीन है, ठीक है, MWM, इसके अलावा शिरानी साहब की पार्टी है JUI शिरानी, ठीक, इसके अलावा जो है ऑफ़र हमारे पास TLP की भी आई है। TLP की, लेकिन TLP की आपको कौमी असम्बली में ऑफर तो नहीं आ सकती? नहीं, लेकिन पंजाब में आई, पंजाब में, सिंध में। ठीक। सो मरकज़ में आपके पास ऑप्शंस बच जाते हैं जमात इस्लामी के, MWM के और शिरानी ग्रुप का भी। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि कौमी असम्बली में कोई नहीं है, तो कौमी असम्बली में आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं, या तो जमात इस्लामी के पास जाएं या MWM के अंदर जम कर लें अपने आप को। इसके अलावा आज़ाद भी आप लोग ठहर सकते हैं मरकज़ में, लेकिन आपको KP में तो लाजमन किसी पार्टी में जम होना पड़ेगा। सो कौमी असम्बली में अगर आप आज़ाद प्रेफर करते हैं रहना, तो आप रिजर्व सीटों से महरूम हो जाएंगे। हम KP में अगर ज्वाइन करेंगे तो मरकज़ में भी ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास आज़ाद ऑप्शन है। नहीं, ऑप्शन तो हैं, लेकिन अगर कौमी असम्बली में आज़ाद रहते हैं तो फिर आप रिजर्व सीटें छोड़ देंगे ना? नहीं, हम क्यों ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? जब हम रिजर्व सीटें लेना चाहते हैं तो वी हैव टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। कौमी असम्बली के नंबर गेम के हवाले से कुछ मज़ीद सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन कौमी असम्बली में दूसरी नंबर गेम चल रही है बिटवीन PMLN, पीपल्स पार्टी एंड MQM का वफ़द जो है आज इस्लामाबाद में मौजूद भी है। ख्वाजा इजहार साहब, आप लोग इलेक्टोरल अलायंस में तो थे मुस्लिम लीग नून के, अब गवर्नमेंट अलायंस में PDM 2.0 में भी आप लोग शामिल हो रहे हैं, होने जा रहे हैं, फैसला क्या करने जा रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोग, क्या चाहिए होगा आपको जो भी गवर्नमेंट बनेगी नहीं उससे? सबसे पहले तो मरीदा में ही गुजारिश करूं कि काश के हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम उसी तरह होता जिस तरह के इंग्लैंड में या अमेरिका में है, और वहां पे जो अपोजिशन की पार्टी होती हैं, जो अपोजिशन के MPs होते हैं, उनको भी वही सहूलत होती है, वही फैसिलिटी होती है, और इक्वली तमाम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फंडामेंटल राइट्स की जो काम होते हैं वो बराबर गवर्नमेंट करती है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपोजिशन में, चाहे वो एक नंबर से ही ज्यादा हो, वो न सिर्फ अपोजिशन को बुलडोज करती है बल्कि अपोजिशन के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खंडर बना देती है। 15 साल में हमारे साथ तो ये सूरत हाल रही। पीपल्स पार्टी से हमने एग्रीमेंट किए, PDM से हमने एग्रीमेंट किए, PTI से हमने एग्रीमेंट किए, लेकिन बदनसीबी ये है कि शायद मसला इनकम नहीं है, मसला कराची है, और शायद जानते बूझते कराची को नजरअंदाज किया जाता है कि लाजमी हम हुकूमत में जाएं तो कराची के लिए काम हो। तो हमारे नुकात, हमारे एजेंडे वही हैं जो अर्बन सिंध के हैं,
جس میں ظاہر ہے صحت، تعلیم، بنیادی سہولیات، نوکری، روزگار، انفراسٹرکچر، اور یہی ہمارا اولین مطالبے رہتے ہیں ہر حکومت سے کہ آئیں، جس طرح آپ لاہور کو سرو کرتے ہیں اسی طرح کراچی کو بھی سرو کریں. خلیل اظہار صاحب، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایم کیو ایم صرف خدمت خلق کے جذبے سے، اپنے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے سے حکومت میں شامل ہو رہی ہے اور وزارتیں آپ کو نہیں چاہیے، گورنرشپ آپ کو سسٹین نہیں چاہیے؟ نہیں، دیکھیں ہمارے ملک میں تو سسٹم ہے نا کہ کیبنٹ میں ہوں گے تو کام ہوگا نا، کیبنٹ میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. وزارتیں چاہیے مطلب، رائٹ. 2000 کیبنٹ کا دیکھیں، گورنمنٹ کی تعریف ہے کیبنٹ پلس پرائم منسٹر، کہ گورنمنٹ کی تعریف ہے کیبنٹ پلس چیف منسٹر. تو آپ جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نہیں، وہ آپ پیپلز پارٹی کی طرح آپٹ کر سکتے ہیں نا، کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم وزیر اعظم کا ووٹ دے دیں گے لیکن بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز میں، بٹ آپ لوگ گورنمنٹ میں شامل ہوں گے. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں تو ہر حال میں ان کے پاس جو ہے نا وہ میٹھا میٹھا ہے، وہ صوبہ سندھ لے کے اپنا راج کرتے رہیں گے، سسٹم چلاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ نہ صوبہ سندھ میں 18ویں ترمیم کے ثمرات ہیں، نہ وفاق کے پاس کراچی کی ترجیح. تو ہمیں تو ہر حال میں تو کون سی وزارتیں، کتنی وزارتیں، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا سرپرائز دیا ہے، 17 سیٹس آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہیں، کتنی وزارتیں لینا چاہیں گے، کون کون سی لینا چاہیں گے؟ میں نے آپ سے پھر گزارش کی کہ یہ سوال تو بڑا ہی مطلب سیکنڈری ہے. ہمارے ذہن میں کوشچنز وزارتوں کا نہیں ہے، ہمارے ذہن میں کوشچنز ان کا ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آگے کیسے چلیں گے. یہ وزارت میں جانا نہیں جانا یہ تو ایک سیکنڈری سی چیز ہے، لیکن ہمارے وہ اگر نکات جو کہ اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ میں طے ہو رہے ہیں، اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر بالکل گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے ہر سطح. ٹھیک ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کی طرف ہوں گی. بلوچستان کی صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا، کوڑا انکار کر دیا نواز شریف سے ملنے کے لیے. ناراض مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف سے ہیں یا سسٹم سے ہیں کہ ان کی پریزنس نہیں آئی قومی اسمبلی میں؟ اور دوسرا، بلوچستان کے لیے اپنا وزن، اپنا ووٹ کس کے پلڑے میں ڈالیں گے جے یو آئی فے والے، پیپلز پارٹی کے پاس یا نون کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہمارے الیکشن تھے یہ 2 حصوں پہ تقسیم ہے نا. ایک 8 فروری کا الیکشن جس میں عوام نے ووٹ ڈالا 12 بجے تک، پھر 12 بجے کے بعد جو نتائج کو روکا گیا نا، اس کے بعد پھر اور لوگ اپنا ووٹ ڈالتے رہے. تو ہمیں اگر ایسا ہوتا کہ شروع کے اندر جس طرح آزاد لوگ جیت رہے تھے اور لوگ جیتتے رہتے اور ہمیں کوئی حصہ نہ ملتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس میں کوئی تشویش نہیں تھی. ٹھیک، ان لوگوں کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کے بعد جو بندر بانٹ ہوئی نا، وہ تو بہت عجیب قسم کی بندر بانٹ ہوئی. پتہ نہیں کیا اس کے لیے معیار رکھا گیا اور کیا پیمانہ تھا. ایک آدمی جیت رہا ہے ابھی پتہ چلا وہ ہار رہا ہے، ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ جیت رہا ہے. وہ الیکشن نہیں کہہ سکتے. ہمارے ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے، مرکز کے اندر آزاد لوگ جیتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا جو فریم ہے وہ الٹا ہو گیا ہے، آپ اس کو ذرا سیدھا کر لیں گے پلیز؟ جب نتائج الٹے ہوتے ہیں تو فریم الٹا ہوتا ہے. یہ اچھا جملہ آپ نے دیا ہے. کیا کہا انہوں نے کہ نتائج کہہ رہے ہیں کہ نتائج الٹے ہوں گے تو فریم بھی الٹا ہو جائے گا. اس پہ میری بھی آپ کی رائے لیں. اتنی دیر میں ہم بات کر لیتے ہیں شیر افضل صاحب سے. مفتی صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. شیر افضل صاحب جی، خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں وزارتوں پہ. کون سی ایسی حکومت ہیں جس میں ایم کیو ایم جو ہیں وہ اس کا حصہ نہ رہی ہو، اور پھر بھی کراچی کے حالات جو ہیں کبھی امپروو نہیں ہوئے، کچھ بھی کراچی کے لیے ایم کیو ایم نہ کر سکی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 17 سیٹ ان کو دیے گئے، کسی ان کے امیدوار نے 5000 لیے ہیں، کسی نے 6000، یہ سب ہماری سیٹیں ہیں. فارم 45 ہمارے پاس ہیں، فارم 47 میں ان کو جیتوایا گیا ہے. ایک سیٹ ایم کیو ایم نہیں جیتی ہے. 5000 اور 6000 جو ہیں ان کے ٹوٹل ووٹس آئے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، اور اوور نائٹ. اور پھر آپ مزے کی بات دیکھ لیں کہ ان کے این اے کی سیٹیں یہ جیت رہے ہیں 17، لیکن صوبائی حلقوں میں وہ ان کے حلقے پیپل پارٹی کو دیے جا رہے ہیں. وہاں ہمارے تقریباً ابھی تک جو ہیں وہ 40+ سیٹیں ہماری پیپل پارٹی کو دی گئی. یعنی یہ سارا سسٹم ہی. اب جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی نتیجے الٹے آئے ہیں، تو ایک تو ان کے امیر کا نتیجہ ہے ڈی آئی خان کا، ایک میرا ہے امیر صاحب کے ایک بیٹے کا، ایک ٹانگ کا ہے امیر صاحب کے دوسرے بیٹے کا. تو چیلنج کر دیں
ہائی کورٹ میں، ٹریبیونل میں، الیکشن کمیشن میں کہ ہم نے کہیں دھاندلی کی ہے. اربن ایریاز ہیں سارے، ان کے ایجنٹس موجود تھے جو جہاں اور آ رہے کس مارجن سے ہیں. یعنی مجھ سے 50,000 پلس کی لیڈ سے میں جیتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے علی امین خان اتنی ہی اسٹرینتھ کے ساتھ جیتے ہیں. کوئی 2,000 5,000 فرق نہیں ہے. ایک اور عرض ہے، چیلنج پہ کہتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح سیٹ کیوں نہیں دیے گئے جس طرح نواز لیگ کو پنجاب میں دیے گئے. ناراضگی یہ ہے، ناراضگی تو اس پہ نہیں ہے کہ جی یہ کہتے ہیں نتائج الٹے جو حقیقی نتائج ہیں وہ ان کو الٹے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں الٹے ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں الٹے ہوئے. ٹھیک ہے سر، ڈسکشن ابھی کنٹینیوڈ ہے بٹ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. الیکشن کمیشن میں جو درخواستیں گئی ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں اس میں سے 2 یا 3 درخواستوں کے علاوہ کسی کے ساتھ فارم 45 اٹیچ نہیں ہے. میڈیا پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میڈیا پہ سب شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں، لیکن ای سی پی میں آ رہے ہیں کسی کے پاس فارم 45 نہیں ہے. سب سے پہلے فارم 45 ہمارے راجہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، 1,13,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. اس کو ہروایا گیا ہے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کو ہروایا گیا ہے. وہ لے گئے ہائی کورٹ کو پتہ ہے کہ ایک ریمیڈی. سر ہائی کورٹ نے پوچھا ہے نا کہ فورم کون سا ہے، ای سی پی. ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا. وہ دوسرے کیس میں علی باقر نجفی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا آپ پہلے الیکشن کمیشن کے فورم کو اویل کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فارم 45 ہم سارے آج تک اپلوڈ ہو جائیں گے. جتنے بھی حلقہ جات ہیں پروونسز کے اور نیشنل کے وہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، ساری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب یہ بڑا چیلنج کیا ہے آپ کو شیخ افضل مروت صاحب نے، ان کی بات آپ نے سن لی ہوگی اور مجھے کوئکلی جواب دے دیں، بلوچستان میں آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں جائے گا یا نون کے پلڑے میں؟ میں پہلے خبر لے لوں نا. شیخ افضل مروت صاحب میری بات سمجھے نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح 12 بجے تک آزاد لوگ جیت رہے تھے، پی ٹی آئی جیت رہے تھے تو ٹھیک تھا نا، ٹھیک، یعنی اس پر تو کسی میں اعتراض نہیں تھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد کیوں انہوں نے سسٹم کو روکا اور نتیجے کو کیوں تبدیل کیا؟ میرا یہ اعتراض تو ان کے حق میں جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب ہار گئے اور آپ جیت گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کو تو اس کو آن کرنا چاہیے، لوگوں کی رائے کا مفتی صاحب نے خود اپنا نتیجہ مانا ہے اور میں اس پہ ان کو داد دیتا ہوں. منصیرہ سے یہ بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کی جیت کو ایکسیپٹ کیا. اچھا جے یو آئی فے کا ووٹ بلوچستان میں کس کے پلڑے میں جائے گا مفتی صاحب، پیپلز پارٹی کو، نون کو؟ آپ کو بہت جلدی ہے، میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں. لیکن کب تک ہم نتائج تبدیل کرتے رہیں گے اور عوام کے ساتھ مذاق کرتے رہیں گے؟ لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیں. اچھا مفتی صاحب میرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے نا، میرے سوال کا جواب بھی مہربانی فرما کے. ہم خود امیدوار ہیں، وہاں خود امیدوار. اچھا بلوچستان میں جے یو آئی فے خود آپ کی 10 ہیں، پیپلز پارٹی کی 11 ہیں اور بھی آ جائیں گے. نتیجے رہتے ہیں اور ہم امیدوار ہیں، ہم وہاں وزیر اعلیٰ بنانے کی پوزیشن میں. اچھا یہ پیپلز پارٹی سے مطلب بارگین کوئی نہیں کریں گے آپ؟ بارگین کا تو آپ استعمال ہی نہ کریں، آپ اپنا حق لیں گے. بارگین تو وہ موٹروں کی ہوتی ہے نا. تو کس کو ملائیں گے ساتھ پھر آپ؟ پیپلز پارٹی کو ملائیں گے بیکاز پیپلز پارٹی وہاں اپنا سی ایم چاہتی ہے، نون ان کو آفر کر رہی ہے بلوچستان کا سی ایم، تو نون پیپلز پارٹی مل گئے تو پھر جے یو آئی فے تو باہر ہو جائے گی. تو آپ کس سے کریں گے اتحاد؟ اپنا سی ایم اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. بلکہ میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو مرکز میں موقع دے دیا جائے، اور جو مرکز میں اگر ان کو موقع نہیں دیا جاتا تو پھر صوبے میں ہمیں موقع دے دیا جائے. جو پوزیشن مسلم لیگ نون کی مرکز میں ہے وہی پوزیشن ہمارے صوبے کے اندر ہے. ہمارے لیے الگ پیمانہ، ان کے لیے الگ پیمانہ. یا تو دونوں جگہ پی ٹی آئی بنا لے، اور اگر نواز شریف بناتا ہے اسی بنیاد پر تو وہ بنیاد تو ہماری بنتی ہے بڑی. اچھا پی ٹی آئی کے پاس تو مرکز میں نمبر ٹھیک ہے، ان کے حمایت یافتہ آزاد اچھے خاصے ہیں، بٹ اتنے نہیں ہے کہ وہ اکیلے نمبر بنا سکیں، اکیلے حکومت بنا سکیں. انہیں کسی کا ساتھ چاہیے، تو کسی کے ساتھ کے لیے نہ نون تیار ہے نہ پیپلز پارٹی تیار ہے. کمنگ ٹو یو خواجہ اظہار صاحب، جو شیخ افضل مروت صاحب نے کراچی کی سیٹیں، کراچی سمیت سندھ کی سیٹیں چیلنج تو کر دی ہیں ایم کیو ایم کی، لیکن یہاں پروگرام میں بھی چیلنج کر رہے ہیں وہ آپ کو. مروت صاحب کراچی آئے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی ایک بڑا مظاہرہ کرنے کی یہاں، اور کراچی کو انہوں نے شاید دیکھا ہوگا. کراچی کو اسلام آباد سے یا دوسرے علاقوں سے بیٹھ کے کراچی پہ تبصرہ کرنا بڑا مزے کا خیز لگتا ہے. اور کراچی کی جو یہاں تک تاریخ ہے، ترقیاتی تاریخ، تو کراچی مشرف صاحب کے دور میں یا پھر
ایم کیو ایم کے 5 سال کی نظامت کے دور میں کراچی میں ایک ریکارڈ ترقی یافتہ کام ہوئے جو کہ تاریخ گواہ ہے، اور اس سے قبل اور اس کے بعد کراچی میں کسی بھی حکومت نے ترقیاتی کام نہیں کیے، چاہے ایم کیو ایم حکومت میں ہو یا نہ ہو۔ فار ایگزامپل 2010 سے 15 ایم کیو ایم کسی حکومت میں نہیں تھی، نہ بلدیات میں تھی، کوئی کام نہیں ہوا۔ 18 سے 23 یہ آپ کے سامنے پورا دور گزر گیا، نہ بلدیات میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، آج بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے مروہ صاحب کی کہ ایم کیو ایم ہر حکومت میں جاتی ہے، تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی یاد رکھیے کہ ہر حکومت میں جاتی ہے اور پھر حکومت سے باہر بھی آ جاتی ہے اور حکومت گرا بھی دیتی ہے، جیسے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کیا۔ اگر ہمارے مطالبات کوئی نہیں مان رہا ہے تو ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کسی کو وزیر اعظم بنانے کا یا وزیر خارجہ بنانے کا۔ اور آخری بات میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں یہ جو فرما رہے ہیں نا فارم 45، ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 دینے کا وعدہ کیا تھا، باقیوں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بھائی پوروں کے پاس فارم 45 ہے، میرے پاس سارے فارم 45 ہیں۔ اور 2018 کی بات بتا دوں مروہ صاحب، آپ کے نمائندوں کو نیند سے اٹھا کے میں نے کہا تھا کہ جاؤ بھائی فارم 45 لے لو، جیت گئے ہو۔ 9-0 پہ جو صاحب رات کو سوئے تھے، صبح ان کے پڑوسیوں نے جا کے جگایا ڈیفنس میں، کیا ماشاءاللہ عزیز آباد سے MNA ہو گئے ہیں۔ تو کراچی میں 2018 میں ایسے الیکشن بھی ہوئے ہیں جہاں پہ فارم 45 بھی نہیں تھا، جہاں پہ RTS کام کر رہا تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس بھی ہے، آ جائیں عدالت میں، ٹریبونل میں، جس سیٹ پہ کہیں گے اس سیٹ پہ آپ کو چیلنج کریں گے، جس ٹریبونل میں کہیں گے اس ٹریبونل پہ آپ کو۔ خواجہ صاحب آپ کے فارم 45 میں آپ نے 5 اور 6,017 جو حلقے آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، 5 سے 6,000 آپ کو ووٹ ملا ہے، ہمیں ملا ہے 1,30,000 پلس ووٹ ملا ہے، 5,000 والا جیت رہا ہے، 1,30,000 والا۔ دوسری بات باجوہ کے کہنے پہ آپ نے ہمیں چھوڑا تھا 2022 میں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا میں اس ڈیبیٹ کو خالد صاحب لاسٹ کمنٹ دین آئی ہیو ٹو کلوز دس پلیز۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 21 جنوری اور کل رات کو لاکھوں لوگوں کو کھڑا کر کے فارم 45 دکھا دیا، باقی آپ کو جہاں جہاں دکھانا ہوگا وہاں بھی دکھا دیں گے۔ رائٹ، بہت شکریہ خواجہ اظہار حسین صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب۔ ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو آرٹیفیشل پکچر پورٹرے کیا گیا ہے، 2 چیزوں سے آپ ریئیکشن دیکھ لیں۔ 1878 پوائنٹ آج آپ کا انڈیکس گرا ہے۔ نمبر 2 اوورسیز پاکستانیز جو $13 بلین ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اوپن ڈکلیئر کر دیے ہیں کہ نو ریمیٹنسز۔ آپ کے پاس $28 بلین آپ نے لون دینا ہے اس سال، اور آپ کے پاس غلط ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کسی ایک جماعت کو نہیں بھیجتے ہیں پیسے، ریاست کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، بٹ فیصلہ فائدہ کسی ایک جماعت کو نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو۔ بہت شکریہ شیخ افضل مروت صاحب، ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھا آج کا پروگرام، آج سے ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔